अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वडैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा न्यू टॉपिक है आर्टिकल 1 ऑफ द यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन। तो जैसा कि आपके इल्म में है कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो टोटल 7 आर्टिकल्स पर मुश्तमिल है। और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 जो है वो डील करता है अमेरिकन लेजिस्लेचर को या अमेरिकन कांग्रेस को। आर्टिकल 2 जो है वो अमेरिकन एग्जेक्टिव के बारे में है, यानी अमेरिकन प्रेसिडेंट के बारे में है। और आर्टिकल 3 जो है वो अमेरिका का जो जुडिशियल सिस्टम है या अमेरिका की जो जुडिशरी है, यानी कि अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के बारे में है। तो इसी तरह जो है हमने ये सिलसिला शुरू किया है जिसमें हम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के तमाम आर्टिकल को वन बाय वन जो है वो आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो आज हमने जो है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 1 है उसके मतलब जो है वीडियो तैयार की है, और हम बताएंगे कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 1 जो है उसमें कौन कौन सी चीज़ें जो है शामिल की गई हैं। और अमेरिकन कांग्रेस जो है जिसके बारे में आर्टिकल बड़ी डिटेल के साथ बात करता है, उसके बारे में मैक्सिमम मालूमात आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले कि वीडियो का आगाज़ करें, आपके लिए अनाउंसमेंट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया या आप शेयर नहीं करते, तो आज जो है इसको अपनी पहली फुर्सत में सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और वीडियो को जो है अगर आप मुनासिब समझते हैं तो दूसरे दोस्तों के साथ भी लाजमी तौर पे शेयर किया करें। आप दे रखे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद नवाज वडैच। और जैसा कि आपकी इल्म है कि अमेरिका के अंदर इस साल 2024 में जो है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का इनकाद होने जा रहा है। और इस अहम इवेंट की अहमियत के पेश नज़र ही हमने अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस तैयार करने का एक सिलसिला शुरू किया है। और आज उसी सिलसिले का एक नया वीडियो आप तक पहुंचने वाला है, और वो है आर्टिकल 1 ऑफ द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आइए इस वीडियो का आप ज़्यादा तौर पर आगाज़ करते हैं। आर्टिकल 1 जो है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डील करता है अमेरिकन कांग्रेस को, अमेरिकन लेजिस्लेचर को, या अमेरिका का जो लेजिस्लेटिव सिस्टम है उसके बारे में जो है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 जो है वो बड़ी डिटेल के साथ जो है बात करता है। आइए देखते हैं आर्टिकल 1 जो है। आर्टिकल 1 सेक्शन 1 प्रोवाइड्स ऑल लेजिस्लेटिव पावर्स हेयर इन ग्रांटेड शेल बी वेस्टेड इन द कांग्रेस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विच शेल कंसिस्ट ऑफ द सेनेट एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है बड़ी चीज़ें वाज़ेह वहाँ पे लिखी हुई हैं। अगरचे वो बहुत ही मुख्तसर तौर पे लिखा गया है, लेकिन चीज़ें बड़ी क्लियर हैं। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की ख़ास बात यह है कि जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है उसमें तमाम जो एग्जेक्टिव पावर्स हैं वो प्रेसिडेंट के सुपुर्द कर दी गई हैं। तमाम जुडिशल पावर जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के पास हैं, और तमाम जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं जिनका तल्लुक कानून साजी के साथ है वो अमेरिकन कांग्रेस के सुपुर्द कर दी गई हैं। तो ये जो स्टेटमेंट हम पढ़ रहे हैं ये अमेरिकन आइन का हिस्सा है, और इसमें लिखा गया है कि ऑल लेजिस्लेटिव पावर्स हेयर इन ग्रांटेड शेल बी वेस्टेड इन द कांग्रेस। तो तमाम पावर जिनका तल्लुक लेजिस्लेशन के साथ है, कानून साजी के साथ है, वो कांग्रेस के सुपुर्द कर दी गई हैं। और कांग्रेस क्या है? विच शेल कंसिस्ट ऑफ द सेनेट एंड द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। और कांग्रेस जो है वो अमेरिकन कांग्रेस जो है वो बाई कैमरल है, और जो अमेरिकन सेनेट के ऊपर और ईवान नुमाइंदगान के ऊपर जो है मुश्तमिल है। द कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट वेस्ट ऑल फेडरल लेजिस्लेटिव पावर्स इन द बाई कैमरल कांग्रेस। तो अमेरिकन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो कानून साजी के जो अख्तियारात हैं उनको फेडरल जो लेजिस्लेचर है जो कांग्रेस कहलाती है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ने उनके सुपुर्द कर दिया है। नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास। आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एस्टेब्लिश ए लेजिस्लेटिव ब्रांच ऑफ फेडरल गवर्नमेंट एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कांग्रेस। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 1 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एस्टेब्लिश ए लेजिस्लेटिव ब्रांच। तो वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 1 है उसमें एक लेजिस्लेचर जो है वो कायम की गई है। लेजिस्लेचर जो है ये हुकूमत जो है 3 ब्रांचेस के ऊपर मुश्तमिल होती है। देयर आर 3 आर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट या 3 ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट। द फर्स्ट आर्गन और ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट इज कॉल्ड लेजिस्लेचर। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में जो है लेजिस्लेचर जो है उसके ऊपर बात की गई है और उसको कैम किया गया है ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कांग्रेस। तो जो अमेरिका की जो कांग्रेस है, जो अमेरिका की फेडरल कांग्रेस भी कहलाती है, उसकी जो फॉर्मेशन है, उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, उसकी जो पावर्स हैं, उसके उसके इलेक्शन हैं, उसकी जो मेंबरशिप के दीगर जो मामलात हैं, वो सारे के सारे
आर्टिकल 1 के अंदर जो है वो बयान कर दिए गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास जी स्टूडेंट्स, अंडर द आर्टिकल 1 कांग्रेस इज बाईकैमरल लेजिस्लेचर कंसिस्टेड ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एंड सेनेट। तो अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 1 अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 1 है वो कहता है कि कांग्रेस इससे बाईकैमरल लेजिस्लेचर, तो अमेरिकन जो कांग्रेस है वो बाईकैमरल है, यानी वो दो ईवानों पर मुश्तमिल होगी, और उसका जो एक हाउस है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कहलाएगा, जो कि अमेरिकन कांग्रेस का लोअर हाउस है, और उसका जो अपर हाउस है डेट विल बी सेनेट। तो अमेरिकन जो कांग्रेस है वो बाई कैमरल है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर से मुराद ऐसी लेजिस्लेचर होती है जो दो हाउसेस के ऊपर या दो चैम्बर के ऊपर मुश्तमिल हो। एक चैम्बर उसका लोअर चैम्बर कहलाता है, दूसरा अपर चैम्बर कहलाता है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इज कंसीडर्ड एज द लोअर चैम्बर ऑफ द अमेरिकन कांग्रेस एंड सेनेट इज कंसीडर्ड एज द अपर चैम्बर और अपर हाउस ऑफ द अमेरिकन कांग्रेस। तो अमेरिकन कांग्रेस का जो लोअर हाउस है उसको ईवान नुमाइंदगान कहते हैं, और अमेरिकन कांग्रेस का जो अपर हाउस है वो सेनेट है। और ये जो सेनेट और जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है या अमेरिकन कांग्रेस जो है, इसकी जो तश्कील है इसके बारे में तमाम जो मामलात हैं वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में जो है वो बयान किए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जी सेक्शन 2 ऑफ द आर्टिकल 1 addresses the House of Representatives, established that members of the House are elected every 2 years। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 1 है और उसका जो सेक्शन 2 है उसके अंदर अमेरिकन कांग्रेस का जो लोअर हाउस है जो कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है, यानी जिसको ईवान नुमाइंदगान कहा जाता है, उसके बारे में कहा गया है कि उसके जो मेंबर्स हैं, जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के मेंबर हैं, दे विल बी इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ 2 years। तो उसके जो मेंबर्स जो हैं उनका जो इंतखाब है वो 2 साल के लिए किया जाता है। इस एतबार से अमेरिकन कांग्रेस का जो लोअर हाउस है उसको दुनिया में सबसे कम मुद्दत रखने वाला ईवान भी कहा जाता है। तो अमेरिकन सदर का इंतखाब तो 4 साल के लिए होता है। अमेरिकन जो सेनेट है वो एक परमानेंट जो है वो अदारा है, और उसके मेंबर्स जो हैं दे आर इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ 6 years। लेकिन अमेरिकन कांग्रेस का लोअर हाउस जो है वो सिर्फ 2 साल के लिए मुंतखब होता है। हर 2 साल के बाद उसके इंतखाबात होते हैं, और इस बात का जिक्र जो है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 के सेक्शन 2 में जो है वो किया गया है। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स कांग्रेस द सोल अथॉरिटी टू। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 1 है वो अमेरिकन कांग्रेस को जो है कुछ अथॉरिटीज़ देता है, कुछ अख्तियार देता है। वो कौन से हैं, दोबारा इसको देखिएगा। आर्टिकल 1 ऑफ द यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स कांग्रेस द सोल अथॉरिटी टू डिक्लेयर वार। अमेरिकन कांग्रेस जो है वो किसी भी रियासत के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर सकती है। नंबर 2 है राइट टू कन्फर्म और रिजेक्ट प्रेसिडेंशियल अपॉइंटमेंट्स। अमेरिकन जो प्रेसिडेंट है उसके पास ये पावर है कि वो मुख्तलिफ अहम अहदों के ऊपर जो है मुख्तलिफ लोगों की अपॉइंटमेंट करता है। मसलन अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो मुख्तलिफ मुमालिक में एम्बेसडर्स की, सफ़ीरों की तकर्री करता है। अमेरिकन जो प्रेसिडेंट है जजेस की तकर्री करता है। अमेरिकन जो प्रेसिडेंट है वो इंतहाई अहम अहदों के ऊपर जो है जो इंतज़ामी अहदे हैं उनके सरबराहों की तकर्री करता है। हर अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है, चूँकि अमेरिका में स्पाइल सिस्टम पाया जाता है, तो जब भी अमेरिका के अंदर कोई शख्स प्रेसिडेंट बनता है तो वो कम बेश 4-5 हज़ार के करीब जो है अहम अहदों के ऊपर लोगों की अपॉइंटमेंट करता है। लेकिन जितनी भी वो अपॉइंटमेंट्स करता है उनकी जो तस्दीक है वो अमेरिकन कांग्रेस करती है। तो अमेरिकन कांग्रेस जो है उसको ये अथॉरिटी हासिल है, उसको ये इख्तियार हासिल है कि वो उसकी प्रेसिडेंट की गई जो अपॉइंटमेंट्स हैं उनको कन्फर्म भी कर सकती है और वो उनको रिजेक्ट भी कर सकती है। ये अमेरिकन कांग्रेस का अख्तियार है। और नंबर 3 पे है इम्पीच द फेडरल ऑफिशियल्स। तो अमेरिकन कांग्रेस जो है सदर की भी इम्पीचमेंट करती है, लेकिन उसके साथ जो मुख्तलिफ फेडरल ऑफिशियल्स हैं, वफाकी हुकूमत के जो आला अहदेदार हैं, उनकी भी इम्पीचमेंट कर सकती है, उनका मुआवजा कर सकती है और उनसे जवाब तलबी कर सकती है। और नंबर 4 पे है इलेक्ट द प्रेसिडेंट इन केस ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज टाई। बहुत दिलचस्प बात है ये जो नंबर 4 पॉइंट है। नंबर 4 पॉइंट ये कहता है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है उसका जो इंतखाब है वो इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स करते हैं, और जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो 538 मेंबरन पर मुश्तमिल है, और 538 मेंबर जो हैं वो अमेरिकन जो इंतखाबी इदारा है उसके अरकान की तादाद है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक या आर्टिकल 2 के मुताबिक क्या है कि जो भी सदारती उम्मीदवार जो है वो
270 आउट ऑफ 538 वोट हासिल कर लेता है, वो कामयाब डिक्लेयर करता है। लेकिन इन केस कि कोई भी जो कैंडिडेट है, सदारती उम्मीदवार है, वो 270 का टारगेट हासिल नहीं करता और इलेक्शन किसी वजह से तय हो जाता है, दोनों उम्मीदवारों के वोट बराबर हो जाते हैं, या फ़र्ज़ करें कि जो उम्मीदवार हैं उनकी तादाद 2 से ज़्यादा है, तो कोई भी जो उम्मीदवार है अगर 270 का टारगेट हासिल करने में नाकाम रहता है, तो फिर इस सूरत में जो है सदर का जो इंतखाब है वो ईवान नुमाइंदगान जो कि अमेरिकन कांग्रेस का लोअर हाउस है वो करते हैं, और जो वाइस प्रेसिडेंट है उसका इंतखाब सेनेट के अरकान करते हैं। तीसरा जो है अमेरिकन जो प्रेसिडेंट है, इन केस के इलेक्टोरल कॉलेज जो है उसकी उसकी उसके नतीजे में प्रेसिडेंट का फैसला ना हो सके, कोई प्रेसिडेंट जो है वो कामयाब ना हो सके और रिजल्ट टाई हो जाएं, तो फिर प्रेसिडेंट का चुनाव जो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के लोग करेंगे, और जो वाइस प्रेसिडेंट है उसका इंतखाब जो है वो सेनेट के मेंबर जो है वो करेंगे। और इस सूरत में जो है जो ईवान नुमाइंदगान के जो मेंबर हैं और जो सेनेट के मेंबर हैं, वो वन स्टेट वन वोट की बुनियाद के ऊपर जो है वो सदर और नैब सदर का जो है इंतखाब करते हैं। तो ये अमेरिकन कांग्रेस का एक बहुत जो है वो मुनफरद किस्म का जो है वो अख्तियार है। और इनिशिएट रेवेन्यू बिल्स, तो अमेरिकन कांग्रेस जो है वो रेवेन्यू बिल जो हैं, मालियाती बिल जो हैं, उनको इनिशिएट कर सकती है। और इससे अलावा दिलचस्प बात यह है कि जो बजट होता है उसकी मंजूरी जो है वो भी अमेरिकन कांग्रेस देती है। तो बजट की मंजूरी के मतलब तमाम अख्तियार जो हैं वो अमेरिकन कांग्रेस को हासिल हैं। तो इस हवाले से देखा जाए तो अमेरिकन कांग्रेस जो है वो इंतहाई अहम अख्तियारात रखती है, और अमेरिकन कांग्रेस के जो अख्तियारात हैं उनका जो जिक्र है वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 के अंदर जो है वो किया गया है। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, देयर आर ए टोटल नंबर ऑफ 530 मेंबर्स ऑफ कांग्रेस। अमेरिकन कांग्रेस क्या है? अमेरिकन लेजिस्लेचर जो है उसका नाम है कांग्रेस, और अमेरिकन कांग्रेस जो है वो बाई कैमरल है, और उसका जो लोअर हाउस है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कहलाता है, और उसका जो अपर हाउस है दैट इज़ कॉल्ड सेनेट। जो सेनेट है उसके जो मेंबर्स हैं उनकी तादाद है 100, और जो लोअर हाउस है उसके जो मेंबर्स हैं उनकी तादाद है 435। तो इस तरह दोनों ईवान मिल के कांग्रेस से बनाते हैं, और इस तरह कांग्रेस के दोनों ईवानों की जो कुल तादाद है वो बन जाती है 535। तो 535 जो है वो अमेरिकन कांग्रेस के अरकान की कुल तादाद है, और इस बात का जिक्र भी जो है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में जो है किया गया है कि अमेरिकन कांग्रेस के दोनों ईवान जो हैं उनकी जो कुल तादाद है वो इतनी होगी। और आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, द फर्स्ट यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस कंप्राइजिंग द सेनेट एंड द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स मेट फ्राम मार्च 4 1789। और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है जिसकी तश्कील जो है, या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है जिसकी बुनियाद जो है वो 1789 को रखी गई थी, यानी 1789 में 1789 को रखी गई है। और अमेरिका की जो पहली कांग्रेस थी की जो तश्कील है या उसका जो पहला इजलास है उसके बारे में आर्टिकल 1 क्या कहता है, द फर्स्ट यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस। जी स्टूडेंट्स, एक थोड़ी सी जी, जो अमेरिका की पहली जो कांग्रेस है कंप्राइजिंग द सेनेट एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स मेट फ्राम मार्च 4, उसका जो पहला इजलास बकायदा था वो हुआ 4 मार्च 1789 को। और दिलचस्प बात यह है कि जब 1789 को जो है अमेरिकन कांग्रेस जो है उसकी तश्कील की गई, तो उस वक्त जो है अमेरिकन कांग्रेस जो कि सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स पर मुश्तमिल थी, तो उस वक्त ये आपको नीचे नज़र आ रहा है कि फर्स्ट सेनेट और उसके बाद है फर्स्ट हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। तो अमेरिकन कांग्रेस जब 1789 के अंदर कायम हुई, तो उस वक्त जो सेनेट है उसके मेंबर्स की तादाद थी 26, और जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है उसके मेंबर्स की उस वक्त कुल तादाद थी 65। तो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो है जो सेनेट है उसमें जो अमेरिका की जो रियासतें हैं उसके अंदर उनको इक्वल बेसिस के ऊपर जो है वो नुमाइंदगी दी जाती है। और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 के मुताबिक जो है हर रियासत को सेनेट में 2 मेंबर भेजने का अख्तियार हासिल है, यानी सेनेट में हर रियासत के 2 मेंबर शामिल होते हैं। तो अमेरिका जो जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बुनियाद रखी गई और 1789 के अंदर जो है अमेरिका कायम हुआ, तो उस वक्त अमेरिका जो है
वो 13 रियासतों पर मुश्तमिल था। उस वक़्त उसकी जो फेडरेटिंग यूनिट्स थे या अमेरिका की जो रियासतें थी, कुल तादाद थी वो 13 थी। चूँकि हर रियासत को सेनेट के अंदर 2 मेंबर भेजने का अख्तियार हासिल है, तो लिहाजा 13 रियासतों के 26 अरकान पर मुश्तमिल जो है पहला सेनेट कायम किया गया था 1789 को। दूसरी तरफ जो है, जो अमेरिकन कांग्रेस का जो लोअर हाउस है, जो कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कहलाता है, उसका असूल ये था कि उसमें रियासतों को आबादी के अतबार से नुमाइंदगी दी जाती है कि कम आबादी वाली रियासतों की नुमाइंदगी कम होगी, ज़्यादा आबादी वाली रियासतों की नुमाइंदगी जो है वो ज़्यादा होगी। लेकिन उसमें ये भी बयान कर दिया गया था आर्टिकल 1 के अंदर कि किसी रियासत की आबादी चाहे कितनी ही कम हो, लेकिन उसका कम से कम एक नुमाइंदा जो है वो ईवान नुमाइंदगान में लाजमी तौर पर बैठेगा। जबकि सेनेट के बारे में कहा गया कि किसी रियासत की आबादी कम है या किसी रियासत की आबादी ज़्यादा है, लेकिन हर रियासत की जो सेनेट में नुमाइंदगी है वो 2 मेंबर्स होंगे। तो लेकिन जो लोअर हाउस है, वहाँ पे तमाम रियासतों को इक्वल बेसिस के ऊपर नुमाइंदगी नहीं दी जाती, वहाँ पे नुमाइंदगी दी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। तो जिन रियासतों की आबादी कम है वहाँ उनकी नुमाइंदगी कम होगी, जिनकी आबादी ज़्यादा है वहाँ उनकी नुमाइंदगी ज़्यादा होगी। तो 13 रियासतों का जो पहला वफाक था अमेरिका, तो उस वक़्त है जो पहला हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कायम हुआ, उसमें कुल तादाद थी 65। फिर जैसे जैसे अमेरिकन वफाक जो है उसकी इकाइयों की तादाद में इजाफ़ा होता गया और अमेरिका की आबादी में भी इजाफ़ा होता चला गया, तो उसके बाद है जो तब्दीली रहनुमा हुई, तो अमेरिकन जो वफाक है, जो कि टोटल नंबर ऑफ़ स्टेट्स यहाँ लिखा हुआ है 13, तो इस वक्त जो है अमेरिकन जो वफाक है वो 13 की बजाय अब वो 50 इकाइयों पर मुश्तमिल है। इस वक्त अमरीकी वफाक 50 इकाइयों पर मुश्तमिल है और इस एतबार से जो है अमेरिकन सेनेट जो है उसके मेंबरान्स की तादाद हो गई है 100। और जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है, जो कि लोअर हाउस है, उसकी तादाद बढ़कर जो है वो हो गई है 435। आगाज़ में जो लोअर हाउस है उसके अरकान की कुल तादाद थी 65 और जो सेनेट है उसके जो टोटल मेंबर्स थे उनकी तादाद थी 26। तो जब अमरीकी वफाक की इकाइयाँ बढ़ते बढ़ते 50 तक पहुँच की तादाद, तो ये तादाद बढ़कर 100 हो गई और जो वान नुमाइंदगान है उसके अरकान की कुल तादाद इस वक्त है वो 435 है। और ये नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और ख़ास तौर पे उसके आर्टिकल 1 के बारे में जो है, द मेंबर्स ऑफ द सेनेट आर रेफर्ड टू द सेनेटर्स। तो कहा गया है कि अमेरिकन सेनेट जो है उसके मेंबर्स को सेनेटर्स कहा जाता है। द मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स आर रेफर्ड टू एज रिप्रेजेंटेटिव्स। तो जो ईवानी नुमाइंदगान है, जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है, उनको कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव्स या उनको कहा जाता है कांग्रेस मैन या कांग्रेस वुमेन। तो सेनेट के अरकान के लिए सेनेटर्स की टर्म इस्तेमाल की जाती है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के जो नुमाइंदगान हैं या अरकान हैं उनके लिए रिप्रेजेंटेटिव्स, कांग्रेस मैन या कांग्रेस वुमेन की टर्म जो है वो इस्तेमाल की जाती है। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं जी। तो नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सेट्स 3 क्वालिफिकेशंस फॉर सर्विस इन द यूएसए सेनेट। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 1 है उसमें ये बता दिया गया है कि सेनेट की रुकनीत हासिल करने के लिए मुतलका जो उम्मीदवार है, जो कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स दरकार हैं या कौन कौन सी कंडीशन जो हैं लगाई गई हैं। तो 3 बेसिक कंडीशन है। नंबर 1 कंडीशन है कि उसकी एज जो है एज एट लीस्ट 35 ईयर्स, तो सॉरी 30 ईयर्स। अमेरिकन सेनेट जो है उसका मेंबर बनने के लिए उम्मीदवार के लिए ज़रूरी है कि उसकी जो एज है वो कम अज़ कम 30 ईयर्स हो। तो 30 ईयर्स जो है उससे कम उम्र के जो लोग हैं वो अमेरिकन सेनेट के मेंबर नहीं बन सकते। नंबर 2 है यूएसए सिटीज़न ऑफ द एटलीस्ट 9 ईयर्स। तो वो गुज़िश्ता 9 साल से जो है वो अमेरिका में जो है वो रिहाइश पज़ीर हो और वो अमेरिका का सिटीज़न हो। और उसके बाद है रेजिडेंसी इन द स्टेट ऑफ द सेनेटर represents at the time of the election। ये बहुत दिलचस्प है। ये जो है वो ये कहा गया है कि रेजिडेंसी इन द स्टेट ए सेनेटर रिप्रेजेंट्स एट टाइम ऑफ इलेक्शन, कि जब इलेक्शन होता है अमेरिका में सेनेट का और जो कैंडिडेट जिस रियासत से उसकी नुमाइंदगी कर रहा होता है, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि उस रियासत का रेजिडेंस हो। ऐसा नहीं हो सकता
कि एक शख्स जो है वो टेक्सास की रियासत से सेनेट का इलेक्शन जो है लड़ रखा है या सेनेट का मेंबर बनना चाहता है और उसकी रेजिडेंस जो है वो किसी और रियासत के अंदर हो, तो उसका बुनियादी वजह ये है कि अगर उसका तल्लुक किसी और रियासत के साथ होगा और वो नुमाइंदगी करना चाहता है टेक्सास की या न्यूयॉर्क की या किसी और रियासत की, तो उसके साथ उसकी वफादारी जो है वो कायम नहीं होगी और वो उसके हालात और वाक़यात से भी वाकिफ़ नहीं होगा और वो उसकी नुमाइंदगी करने का नेचुरल राइट भी नहीं रखता। तो इसलिए जो है ये भी पाबंदी लगा दी गई है कि जिस रियासत से कोई शख्स सेनेट का मेंबर बनना चाहता है या सेनेट की रुकनीत हासिल करना चाहता है, उसके लिए ज़रूरी है कि वो इलेक्शन के वक़्त उस रियासत का रेज़िडेंस हो। तो ये 3 बेसिक कंडीशन जो हैं वो लगाई गई हैं और उसके लिए अमेरिका का शहरी होना भी जो है वो ज़रूरी है। और नेक्स्ट है नो पर्सन, ये सेनेट जो अमेरिकन कांग्रेस का जो लोअर हाउस है, उसकी जो कंडीशंस हैं, उसका मेंबर कौन बन सकता है, कौन नहीं बन सकता। तो ये नेक्स्ट हमारे पास वो पॉइंट है, नो पर्सन शैल बी ए रिप्रेजेंटेटिव हु शैल नॉट हैव अटेन्ड टू द एज ऑफ 25 ईयर्स। तो सेनेट का मेंबर बनने के लिए जो एज लिमिट है वो है 30 ईयर्स। और गुज़िश्ता एक वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि अमेरिका का सदर बनने के लिए जो एज लिमिट मुकर्रर की गई है वो 35 ईयर रखी गई है। तो जो सदर के लिए एज है वो 35 है, वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी एज लिमिट 35 ईयर्स है, सेनेटर्स के लिए 30 ईयर्स है और जो अमेरिकन कांग्रेस का जो लोअर हाउस है उसका मेंबर बनने के लिए जो एज लिमिट जो है वो फिक्स की गई है वो है 25 ईयर्स। तो ईवान नुमाइंदगान के अरकान के लिए ज़रूरी है जो भी शख्स ईवान नुमाइंदगान का मेंबर बनना चाहता है, उसके इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहता है, तो उसके लिए पाबंदी लगा दी गई है कि ही मस्ट बी एट द एज ऑफ 25 ईयर्स। तो उसके लिए 25 साल का होना जो है वो ज़रूरी है। तो 25 ईयर्स एंड बिन 7 ईयर्स ए सिटीज़न ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। तो वो गुज़िश्ता 7 साल से जो है वो अमेरिका का जो है वो पैदाइशी रहा हो, शहरी रहा हो और वो अमेरिका से गैर हाज़िर ना रहा हो, तो अमेरिका की रेजिडेंसी उसके पास हो। तो सेनेट के लिए जो है वो 9 साल की ये लिमिट है और प्रेसिडेंट के लिए 14 साल की लिमिट मुकर्रर की गई है। जबकि ईवान नुमाइंदगान के अरकान के लिए 7 ईयर्स की जो है ये लिमिट जो है मुकर्रर की गई है। एंड हु शैल नॉट when elected be an inhabitant of that state in which he shall be chosen। दोबारा इसको देखिएगा, शुरू से हम इसको दोबारा पढ़ रहे हैं जी। नो पर्सन शैल बी द रिप्रेजेंटेटिव्स हु शैल नॉट हैव अटेन्ड टू द एज ऑफ 25 ईयर्स। तो उसके लिए ज़रूरी है कि 25 साल हो एंड बिन 7 ईयर्स ए सिटीज़न ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स और वो गुज़िश्ता 7 साल से अमेरिका का शहरी रहा हो, यानी उसको किसी उसकी शहरियत जो है वो गुज़िश्ता 7 साल के अंदर जो है वो मनसूख ना की गई हो और वो अमेरिका में जो है रिहाइश पज़ीर रहा हो। एंड हु शैल नॉट व्हेन इलेक्टेड बी एन इनहेबिटेंट ऑफ दैट स्टेट इन विच ही शैल बी चूज़न। तो उस शख्स के लिए ज़रूरी है कि जिस रियासत के अंदर कि जिस रियासत की तरफ से वो ईवान नुमाइंदगान का मेंबर बनना चाहता है उस रियासत का वो बशिंदा हो। ऐसी रियासत का शख्स जो है वो किसी रियासत से बशिंदा नहीं बन सकता जो उसका बशिंदा ना हो या उसका पैदाइशी शहरी ना हो या उसके अंदर उसका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो वहाँ का ना हो, डोमिसाइल उसका वहाँ से ना हो। तो 3 शराइत हैं ईवान नुमाइंदगान के लिए कि वो गुज़िश्ता 7 साल से वो वहाँ पे अमेरिका में रिहाइश पज़ीर रहा हो और उसकी एज जो है वो कम अज़ कम 25 साल हो और इसके अलावा जो है वो उसी रियासत का बशिंदा हो जिस रियासत से वो ईवान नुमाइंदगान का मेंबर बनना चाहता है। और नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस वीडियो का अख्ताम होता है। एक मुख्तसर दुरानिया की वीडियो थी। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। आप दे रखे थे हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद नवाज वडैज और इस वीडियो के बारे में आपकी कीमती राय का इंतज़ार रहेगा और कीमती राय के साथ साथ जो है आपके लिए दुआ भी है कि अल्लाह ताला आपको हिफ्ज़ मान में रखे और हसूल इल्म के जिस खूबसूरत सफ़र के ऊपर आप गामज़न हैं, अल्लाह ताला आपको इस सफ़र में आसानियत अता फ़रमाए और आपको जो है वो कामयाबी अता फ़रमाए। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।